अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे कि साइकोलॉजी क्या होती है और ये हमें किस किस तरह से हेल्प करती है और साइकोलॉजी की क्यों ज़रूरत पेश आई। तो आइए स्टार्ट करते हैं। साइकोलॉजी बेसिकली हमें अपनी ज़िंदगी गुजारने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है कि हमें ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं और उन प्रॉब्लम्स को हमने किस तरह से फेस करना है, किस तरह से अपने बिहेवियर को शेप देनी है, अपना एटीट्यूड कैसे बनाना है, हमने अपने आप को कंट्रोल कैसे करना है। ये सारी की सारी चीज़ें हमें साइकोलॉजी सिखाती है कि हमने दूसरों के साथ रिलेशनशिप कैसे बनाने हैं और किस तरह से अपने बिहेवियर को गुड रखना है और बैड चीज़ों से किस तरह से अपने आप को रोकना है। पॉजिटिविटी की बात करती है साइकोलॉजी और नेगेटिविटी से दूर रहने का कहती है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि डेफिनेशन क्या है साइकोलॉजी की। द वर्ड साइकोलॉजी जो है वो कम्स फ्रॉम ग्रीक रूट्स मीनिंग। ठीक है, साइकोलॉजी का वर्ड जो है वो कहाँ से आया, वो ग्रीक रूट से आया। ठीक है, ग्रीक रूट से आया जिसके मीनिंग है द स्टडी ऑफ सोल और स्पिरिट। जिसके मीनिंग है द स्टडी ऑफ सोल और स्पिरिट। यानी बेसिकली साइकोलॉजी का जो रिलेट करती है वो आपकी रूह से रिलेट करती है। असल में आपकी रूह की परवरिश हो रही होती है, आपने अपनी रूह को पाकीज़ा करना होता है। बेसिकली तो रूह तो होती ही पाकीज़ा है, लेकिन जब हम दुनिया में आते हैं, दुनिया की मसाइल को देखते हैं और दुनिया के ये जो हमारा माहौल है हमारे ऊपर 80% इफेक्ट करता है। 20% हमारा अपना हिस्सा होता है अपने आप को बनाने में और माहौल का 80% हिस्सा होता है। और आपने इस 80% को अपने 20% पे हावी हो जाता है, तो हमने अपने 20% को 80% पे हावी करना होता है। ये होता है कंट्रोल करना, कि आपने अपने बिहेवियर को किस तरह से कंट्रोल करना है, हमने अपनी रूह को किस तरह से पाकीज़ा करना है। हमें एक कंप्लीट इस्लामी या मुस्लिम होने के हवाले से हमें एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ तो दिया गया, अल्लाह ताला ने हमें एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ दिया। ठीक है, लेकिन साइकोलॉजी जो है वही बातें करती है जो हमें हमारा दीन सिखाता है, जो हमें दीन ने बातें बताई हैं कि ज़िंदगी गुजारने के जो तरीके बताए हैं। बेसिकली साइकोलॉजी भी हमें उन्हीं तरीक़ों पे अमल करने का कहती है कि आप पॉजिटिविटी की बात करें, आप नेगेटिविटी को छोड़ दें। ठीक है, आप अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव कर लें, नेगेटिविटी को छोड़ दें या नेगेटिव बिहेवियर को छोड़ दें। अपने रिलेशनशिप लोगों के साथ अच्छे कर लें, लोगों के साथ अच्छा बोलें, अच्छे इखलाक से बात करें, झगड़े से दूर रहें और बुरी बातों से दूर रहें और अच्छी बातों की तरफ आएँ, अच्छे लोगों से मेल जोल रखें, अपने सोशल कॉन्टैक्ट्स रखें, दूसरों की हेल्प करें। और ये सारे काम करके क्या होता है, हमें ज़हनी सुकून मिलता है। जब हम इन चीज़ों की तरफ नहीं आते, हम इसके बरक्स नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं, तो हमारे जहन डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। वो हमारी अपनी ही वजह से हो रहे होते हैं, हमारी अपनी ही कोताहियाँ होती हैं कि हमने अपने बिहेवियर को बेहतर नहीं किया, हम खुद नेगेटिविटी की तरफ आए, लिहाजा हमारा माइंड नेगेटिव होना शुरू हो गया। ठीक है, और जब आपका माइंड नेगेटिव होना शुरू हो जाता है तो आपकी रूह की परवरिश सही तरीके पे नहीं हो पा रही होती, तो लिहाजा आपको अपनी ज़िंदगी का मकसद नहीं पता होता। हमें अपनी ज़िंदगी गुजारने में बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है और हम अपनी लाइफ को बेहतर नहीं बना पा रहे होते हैं। तो इसको मैं आपको मज़ीद डिटेल में बताती हूँ कि किस तरह से साइकोलॉजी जो है हमारी लाइफ पे असरअंदाज करती है। जैसा कि हमने पढ़ा कि साइकोलॉजी कम्स फ्रॉम ग्रीक रूट्स मीनिंग द स्टडी ऑफ सोल एंड स्पिरिट। यानी इसके मीनिंग है स्टडी ऑफ सोल, मुताला करना सोल का या स्पिरिट का। द कम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक लेटर्स, ये दो कम्बिनेशन से साइकोलॉजी दो अल्फाज का मजमूआ है जिसमें साइकी एंड लोगोस। ये दोनों अल्फाज जब मिलते हैं तो साइकोलॉजी की टर्म वजूद में आती है। साइकी मीन्स सेल्फ, सोल और माइंड। साइकी से मुराद क्या है,
self, soul or mind and logos stand for knowledge। तो जब हम इन दोनों अल्फाज को कंबाइन करते हैं साइकी एंड लोगस को, यानी साइकोलॉजी बनता है, तो वो क्या कहती है, नॉलेज ऑफ सोल। जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं तो सो साइकोलॉजी मीन्स अ नॉलेज ऑफ सोल। साइकी कहते हैं मीन्स सेल्फ और सोल और माइंड एंड लोगस स्टैंड फॉर नॉलेज। सो साइकोलॉजी वाज डिफाइंड एज नॉलेज ऑफ सोल, माइंड एंड कॉन्शियसनेस। जब हम माइंड की बात करते हैं तो इट मीन्स कॉन्शियसनेस की बात हो रही होती है। तो अब इसमें हमारी पहली हेडिंग ये आती है कि साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल। ये साइंस ऑफ सोल कैसे कहलाती है, साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल कैसे कहलाती है। तो क्या कहा जाता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल साइकोलॉजी वाज डिफाइंड एज साइंस ऑफ सोल। सबसे पहले जब साइकोलॉजी का बताया गया तो हमने उसे नाम दिया साइंस ऑफ सोल का। अब सोल क्या है, सोल तो एक कॉन्सेप्ट है जो हम में से हर कोई अच्छी तरह से जानता है, हर से अच्छी तरह से बयान कर सकता है, बता सकता है कि सोल क्या है। मुस्लिम जो नॉन मुस्लिम है दोनों इस कॉन्सेप्ट के बारे में क्लियर हैं, वो अपने अपने अकायद के मुताबिक सोल को डिफाइन करते हैं। अब क्या होता है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया इसके मीनिंग जो है वो चेंज होते गए। अब जैसे दौरे आदम की बात कर लें तो उसमें क्या आता है कि इट वाज बिलीव दैट ईच एंड एवरी थिंग हैज सोल। यानी जब दौरे आदम की बात की जाती है तो उसमें हर जानदार चीज़ हो या गैर जानदार चीज़ हो तो कहा जाता था कि वो सोल रखती है, यानी उसकी रूह होती है। लेकिन फिर ऐसा से जब वक्त गुजरता गया तो ये जो कंसेप्ट था ये थोड़ा श्रिंक होता चला गया, या इसके मीनिंग जो है वो लिमिटेड होते चले गए। तो उसके बाद सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग ये बात की गई कि सिर्फ जो जानदार चीज़ें हैं वो रूह का दर्जा रखती हैं, गैर जानदार चीज़ें रूह का दर्जा नहीं रखती हैं, रूह नहीं रखती, सिर्फ जानदार चीज़ें रूह रखती हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पे फिर एक स्ट्रॉन्ग जो इसकी डेफिनेशन बताई गई सोल के बारे में वो ये था कि ये इमॉर्टल है, यानी लाफानी है, दायमी है, कभी ना ख़त्म हो जाने वाली चीज़ है। तो कॉन्सेप्ट जो है वो सोल के बारे में वो कहा जाता है कि ये गुड भी होती है और बैड भी होती है। अब इसमें बहुत सारे जो ग्रीक फिलोसफर्स हैं उन्होंने अपने अपने अंदाज में तारीफ़ की है साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल की। तो जिसमें सबसे पहले आते हैं पैथागोरस। अब पैथागोरस क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि जो आपकी रूह है ना वो आपके जिस्म के अंदर कैद है, यानी बॉडी के अंदर रूह जो है वो कैद है। और जब इंसान की डेथ हो जाती है, किसी भी इंसान की डेथ होती है तो ये रूह जो है वो फ्री हो जाती है, वो जिस्म से आज़ाद हो जाती है और फिर ये उसकी मर्ज़ी है, वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जहाँ जाना चाहती है वो चली जाती है। ये किसका कॉन्सेप्ट था, ये पैथागोरस का कॉन्सेप्ट था। अब दूसरे नंबर पे है सोक्रेट्स। अब उसने क्या कहा, ही वॉज द फर्स्ट हु इंट्रोड्यूस द वर्ड साइकी। ये पहला बंदा था जिसने साइकी को को इंट्रोड्यूस करवाया, साइकी वर्ड को इंट्रोड्यूस करवाया। अब उसने कहा कि दोनों ही बॉडी और सोल जो है वो दोनों ही जो बड़ी अहमियत के हामिल हैं और उसका बिलीफ ये था कि सोल जो है वो लाफानी है, ना ख़त्म हो जाने वाली चीज़ है, हमेशा रहने वाली चीज़ है, दायमी है। और जो आपके बॉडी है वो जबकि वो दायमी नहीं है, वो लाफानी नहीं है, जबकि वो फानी है, वो ख़त्म हो जाने वाली चीज़ है। और ये इंसान को कहते हैं कि चाहिए, इंसान को चाहिए कि वो जो है वो इस अपनी रूह को जो है वो पाकीज़ा रखे या पाकीज़ा करे, मुख्तलिफ नॉलेज हासिल करे, नॉलेज की तलाश करे और इसके बारे में सोचे और इसको मज़ीद प्योर करने की कोशिश करे। नंबर 3 पे है प्लेटो। अब प्लेटो ने क्या कहा, उसका ये ओपिनियन था कि सोल एंड बॉडी जो है वो दोनों जो है वो सेपरेट सिस्टम है, दोनों एक्टिव रहते हैं और काम करते रहते हैं अपने आखिरी सांस तक। प्लेटो ने कहा था कि दोनों जो हैं सेपरेट हैं, सिस्टम रखते हैं, सोल और बॉडी का सेपरेट सिस्टम है दोनों का, और दोनों जो है वो एक्टिव रहते हैं और काम करते रहते हैं अपने आखिरी सांस तक।
सो उसने कहा कि जो सोल है वो एक साए की तरह इंसान के साथ रहती है, जिससे आप सिर्फ जो है वो महसूस हो सकती है, बट नो वन कैन अंडरस्टैंड इट्स रियलिटी, लेकिन कोई भी इसकी हकीकत को नहीं जान सकता। ठीक है, यानी आपको फील तो होता है कि आपके अंदर रूह है और पता होती है कि रूह ही है जो हमें चला रही है, लेकिन इसकी रियलिटी को कोई अभी तक अंडरस्टैंड नहीं कर सका कि रियल में ये क्या है। अब नंबर 4 पे है एरिस्टोटल। अब एरिस्टोटल ने एक बुक लिखी थी द एनिमा के नाम से, और ये बुक जो थी वो साइकोलॉजी पे लिखी जाने वाली पहली बुक कंसिडर की जाती है, द एनिमा। और इसी वजह से ये पहला साइकोलॉजिस्ट भी तस्वर किया जाता है। और इसने इसका बिलीव ये था कि लाइफ जो है वो नथिंग, कुछ भी नहीं है बगैर सोल के, और हकीकत भी है कि बगैर रूह के तो ज़िंदगी कुछ भी नहीं है, ज़िंदगी तो है ही नहीं, ये तो ख़त्म है सब। तो बिलीव, इसका एक बिलीव ये था कि लाइफ इज़ नथिंग विदाउट सोल बिकॉज इट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, क्योंकि ये एक बुनियादी प्रिंसिपल है ज़िंदगी का। अगर आपकी रूह जिंदा है तो आप जिंदा है, अगर रूह मर जाती है, रूह तो मरती ही नहीं है, रूह तो ख़त्म होती ही नहीं है, यानी जब इंसान की डेथ हो जाती है तो रूह तो चली जाती है। ठीक है, रूह कहाँ चली जाती है? हम मुसलमान हैं, हमारा अकीदा ये है कि रूह अल्लाह के पास चली जाती है। ठीक है, तो इसने कहा था कि रूह के बगैर जो है वो ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। अब इसी तरह से बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, जिसमें अलकंदी है, फ्राबी है, सीना है, एंड मैनी अदर्स हैड आल्सो डिस्कस्ड अ लॉट अबाउट ह्यूमन सोल, जिन्होंने बहुत बहुत कुछ डिफाइन किया या बताया, डिस्कस किया ह्यूमन सोल के बारे में। तो दे ऑल एग्री अबाउट इट्स इमॉर्टैलिटी, सब के सब जो हैं वो रूह की इमॉर्टैलिटी पे तो एग्री हैं, और उन सबका ये कॉन्सेप्ट जो है रूह के बारे में भी क्लियर, वो जानते हैं कि रूह क्या है, रूह के बगैर ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि सिर्फ इसी बेस पे हम ये लेबल, साइकोलॉजी को ये लेबल नहीं दे सकते कि साइकोलॉजी इतनी लिमिटेड नहीं है कि हम उसे सिर्फ इतना सा बातों पे सिर्फ ये लेबल दे दें कि साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ सोल है। और क्यों लेबल नहीं दे सकते, इसकी कुछ रीजंस उन्होंने डिफाइन किए हैं, जिसमें नंबर 1 पे बताया गया है कि साइकोलॉजी इज़ डिफाइंड एज अ साइंस। जब साइकोलॉजी हम डिफाइन करते हैं एज अ साइंस के तौर पे, तो इसमें क्योंकि जब साइंस की बात आती है तो साइंस में तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस की जाती हैं जो कि ज़रूरी होती हैं साइंसी प्रोसेस से गुजरने के लिए, और साइंसी प्रोसेस का हिस्सा होती हैं। तो बीइंग साइंस ऑफ सोल, जब हम बात करते हैं कि साइंस सोल जो है वो एक साइंस है, तो फिर उस पर ये कंडीशन तो फुलफिल होती ही नहीं है कि उस पर एक्सपेरिमेंट किया जा सके या उसकी ऑब्जर्वेशन की जा सके, क्योंकि हम उसे देख ही नहीं सकते। तो फिर इस वजह से इस कंसेप्ट को उन्होंने डिनाई कर दिया कि साइकोलॉजी जो है वो एज अ साइंस ऑफ सोल ही सिर्फ नहीं कहलाई जा सकती, क्योंकि इसकी मज़ीद आगे बहुत वसी नॉलेज है। तो ये साइंस से, जबकि ये साइंसी मरहलों से गुजर के नहीं आती, तो इसलिए हम उससे रूह को साइंस का दर्जा नहीं दे सकते। नंबर 2 पे डिफाइन किया है जी कि सोल इज माइस्ट्री, इट कैन बी सीन, सो कैन नॉट बी ऑब्जर्व और वेरीफाइड। वही बात कि सोल जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि जिसे हम देख नहीं सकते। ठीक है, जैसे एक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर होते हैं, तो आपकी बॉडी जो है वो एक हार्डवेयर है, और आपकी जो रूह है वो एक सॉफ्टवेयर का दर्जा रखती है। जैसे हम सॉफ्टवेयर को देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, तो इसी तरह से हम रूह को देख नहीं सकते, हम उसे टच नहीं कर सकते। तो इसी तरह जब हम उसे देख नहीं सकते तो हम लिहाजा हम उसे ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते, वो वेरीफाइड भी नहीं हो सकती। तो इसलिए भी हम ये साइंस, साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ सोल के कंसेप्ट जो है वो वहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है। नंबर 3 पे है जी, दिस कंडीशन इज नॉन साइंटिफिक है, नॉन ऑब्जर्वेबल है, नॉन ऑब्जेक्टिव है, एंड हैविंग नो फिजिकल एंटिटी। अब क्योंकि ये नॉन साइंटिफिक डेफिनेशन है, नॉन ऑब्जर्वेबल है और नॉन ऑब्जेक्टिव है, तो इसकी कोई फिजिकल एंटिटी भी नहीं है, तो लिहाजा इसलिए भी जो है ये कंसेप्ट जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। इन शॉर्ट, साइंस observes facts and soul is not open for observation or experimentation,
So the definition of psychology as science of soul rejected. यानी शॉर्ट में उन्होंने ये कहा कि साइंस जो है वो ऑब्जर्व करती है फैक्ट्स को, हकाइक पर मबनी है। जबकि हम लोग की हकीकत को अच्छी तरह हमें नहीं पता, हम नहीं जानते, लोग को हमने देखा नहीं है, हमने इसे टच नहीं किया, हमने इसे ऑब्जर्व नहीं किया, हमने उसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, तो लिहाजा ये डेफिनेशन जो है वो रिजेक्टेड हो जाती है कि साइंस साइकोलॉजी एज साइंस ऑफ सोल सोल है, ये डेफिनेशन रिजेक्ट हो जाती है। इसी तरह से हम नेक्स्ट बात करते हैं कि साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड। जब हम साइंस ऑफ माइंड की बात की, इसको दर्जा दिया जाने लगा साइंस ऑफ माइंड का। जब हम साइंस ऑफ माइंड की बात करते हैं तो ग्रीक फिलोसोफर नेम साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड, माइंड डिफाइंड एज फीलिंग। अब जब हम माइंड की बात करते हैं तो माइंड में फीलिंग्स होती हैं, सेंटिमेंट्स होते हैं, सेंसेशंस होती हैं, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस फंक्शंस, ये सारे के सारे काम होते हैं, ये सारे के सारे आपके माइंड में होते हैं। और हमारी साइकोलॉजी इन्हीं के साथ रिलेट कर रही होती है, और हमारे रोज़मर्रा के जो काम हैं सारे के सारे हम अपने माइंड से करते हैं, और माइंड में ही आपकी सारी फीलिंग्स होती हैं, थिंकिंग्स होती हैं, आपकी सेंसेशंस होती हैं, आपके इमोशंस होते हैं, आपकी कॉन्शियस अनकॉन्शियस, ये सारी के सारे फंक्शन आपके माइंड में होते हैं। तो ग्रीक फिलोसोफर यूज द टर्म ऑफ सोल, ग्रीक फिलोसफर्स ने टर्म यूज़ की थी सोल एंड माइंड की, और प्लेटो वाज द पर्सन हु इंट्रोड्यूस दिस टर्म। प्लेटो वो पहला आदमी था जिसने इस टर्म का इस्तेमाल किया फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली दफ़ा। एरिस्टोटल प्रपोज, एरिस्टोटल ने तजवीज़ किया कि माइंड एज अ फंक्शन ऑफ बॉडी, कि माइंड जो है वो फंक्शन ऑफ बॉडी है एंड मेंटल प्रोसेस है, आर अफेक्टेड ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर, जो कि इफ़ेक्ट होते हैं आपके एनवायरमेंटल फैक्टर से। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि हमारे जहन के ऊपर 80% असरात माहौल के होते हैं और 20% हमारी अपने खुद के ज़ात के होते हैं। अब हमें ये हमारी क्वालिटी है कि हमने किस तरह से इस 20% को 80% पे हावी करना है, और वो किस तरह करना है, ये आपने अपने माइंड को कंट्रोल करके करना है, कि आप अपने माइंड को कंट्रोल करना चाहते हो। और जो बंदा अपने माइंड को कंट्रोल कर लेता है वो ज़िंदगी में कामयाब हो जाता है। जोहान लॉक डिक्लेयर दैट सोल इज़ रिलीजियस कॉन्सेप्ट, सोल जो है वो एक मजहबी कॉन्सेप्ट है या मजहबी नज़रिया है, एंड माइंड इज़ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, जबकि माइंड जो है वो साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। ही प्रेजेंटेड द नेशन नोन एज टेबलर। अब इसने प्रेजेंट किया या एक ख्याल को प्रेजेंट किया, इसने बताया इसके ख्याल में कि ये जो कंसेप्ट है इसे हम टेबुला रसा का नाम देते हैं। दैट मीन्स माइंड इज़ एब्सोल्युटली ब्लैंक शीट, तो माइंड जो है वो एक ब्लैंक शीट होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका माइंड बिल्कुल ब्लैंक होता है, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता, उसके ऊपर कुछ भी राइट डाउन नहीं होता। लेकिन जैसे ही आप ज़िंदगी में आते हैं, आप एनवायरनमेंट या अपने एटमॉस्फेयर का आपको या एनवायरनमेंट का सामना करना पड़ता है आपको, और आप आहिस्ता आहिस्ता उसी एनवायरनमेंट में बड़े हुए होते हैं। आप पहले घर में होते हैं, माँ बाप के पास होते हैं, उसके बाद आप घर थोड़े बड़े होते हैं, स्कूल की लाइफ देखते हैं, घर से बाहर जाना शुरू करते हैं, तो वो माहौल आहिस्ता आहिस्ता आपके ऊपर असरअंदाज होना शुरू हो जाता है और आप उस माहौल को अडॉप्ट करना स्टार्ट हो जाते हैं। जब आप थोड़ा सा मेच्योर लाइफ में आते हैं या आप टीन एजेस में आते हैं, तो आपको फील होना शुरू हो जाता है, पता चलता है कि ये माहौल आपके लिए अच्छा है या ये बुरा माहौल है, ये जो है वो आपके लिए अच्छा है या आपके लिए अच्छा नहीं है। तब वो आपकी शीट जो है, ब्लैंक शीट जो माइंड की होती है, वो भरना शुरू हो जाती है, और वो किससे होती है, वो इसी माहौल के असरात से होती है, आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं जो इसके ऊपर प्रिंट हो जाते हैं। When individual analyze and organize these prints, जब कोई इंडिविजुअल जो है वो इनका तज्जिया करता है या इन्हें ऑर्गेनाइज करता है इन प्रिंट्स को, the effect is sensation and feelings about the particular event, situation or person. फिर ऑर्गेनाइज करते हैं प्रिंट्स को, फिर वो जो इफ़ेक्ट्स होते हैं उसकी सेंसेशन के ऊपर, उसकी फीलिंग्स के ऊपर, अबाउट द पार्टिकुलर इवेंट, यानी जो भी आपने कोई इवेंट देखा है या वो इवेंट आपके लिए कोई अच्छा था या वो बुरा था, उसके जो असरात हैं, उसकी जो सिचुएशन है या कोई पर्सन है, तो उसके जो असरात हैं वो आपके माइंड के ऊपर प्रिंट हो जाते हैं और आप उसी के मुताबिक चलना शुरू कर देते हैं।
चलिए आज हम इसको यहीं पे अपने इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। तो इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे।